तत्वावधान में आयोजित हमारी श्रृंखला आर्ट मैटर्स में आप सबका स्वागत है। आप इतने कम क्यों हैं इस पर मुझे अचरज है। बहरहाल तो हैं उनके प्रति कृतज्ञता के बावजूद कठिनाइयों के वो यहाँ हैं। ये 78वां सत्र है और अगर आप बीच के 2-2.5 साल निकाल दें तो ये लगभग 11 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इस बार हम मूर्धन्य चित्रकार गुलाम मोहम्मद शेख की पुस्तक, जो मूलतः गुजराती में लिखी गई है, उसके हिंदी अनुवाद के बहाने उनसे बातचीत करेंगे। वो प्रकाशित है रजा पुस्तक माला के अंतर्गत निरखे वही नजर। मैं सोचने लगा कि निरख शब्द का प्रयोग हिंदी में कितना कम हो गया। निरख सखी फिर अंजन आए। एक जमाने में पक्षी के आने पर निरखना उसको। और मैथिली शरण गुप्त में जिनको आजकल कोई याद नहीं करता, उनकी एक कविता थी कि तुम निरखो हम नाट्य करें, राम तुम्हारी रंग भूमि में कहो कौन सा रूप धरें। वो पलट के था कि राम से कह रहे हैं कि हम कौन सा रूप धरें बताओ। बहरहाल तो ये एक असाधारण पुस्तक है इस अर्थ में कि इसमें कला इतिहास भी है, आधुनिकता का विश्लेषण भी है, इसमें बहुत सारे कलाकारों पर निबंध भी हैं, संस्मरण भी हैं और स्वयं शेख साहब के साथ कुछ बातचीत भी है। गुलाम मोहम्मद शेख का परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है, हालांकि कहा जाता है कि ये परिचय देने की जरूरत नहीं, फिर भी परिचय दे तो मैं फिर परिचय नहीं देने वाला, क्योंकि अगर इस हॉल में कोई ऐसा व्यक्ति है जो गुलाम मोहम्मद शेख को नहीं जानता तो उसका इस हॉल में इस समय रहने का अधिकार नहीं है। तो बहरहाल उदयन को आना था भोपाल से, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो नहीं आ पाया। हमारे साथ इतिहासकार समाज शास्त्री सुधीर चंद्र हैं, जिनको भी सब लोग जानते हैं। तो ये असल में तो गुलाम मोहम्मद शेख की पुस्तक के बहाने उनसे कुछ बातचीत होगी। हम समझेंगे कि उन्होंने ये पुस्तक में क्या लिखा है और क्यों लिखा है, और इसके अलावा और जो प्रश्न बातचीत से निकलेंगे उन पर भी बातचीत होगी। तो वैसे मैंने कुछ अंश उसके चुने थे, पर मैं समझता हूँ कि उसको बीच में पढ़ दूँ तो बेहतर होगा बजाय शुरू में, तो वो बीच में ही पढ़ दूंगा। पुस्तक ये है, इसका एक पेपरबैक संस्करण भी है। इसमें बहुत सारे रंगीन चित्र भी हैं और बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी हैं। सुधीर चंद शुरू करिए। दोस्तों, हर आदमी शुरू करने से पहले कहता है कि ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आज ये अवसर मिला, और मैं न कहूँ तो धृष्टता होगी, लेकिन अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उससे आप ये समझ लेंगे कि मैं कोई रस्म नहीं निभा रहा हूँ। गुलाम मोहम्मद शेख से इत्तेफाकन मेरी दोस्ती की शुरुआत 42 साल पहले हुई, और ये इत्तेफाक का एक सिलसिला है। कुछ लोग बड़े
सौभाग्यशाली पैदा होते हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ, जिनको अयाचित वरदान मिलते रहे हैं। और उन अयाचित वरदानों में जो सबसे बड़ा वरदान मुझे मिलता रहा है वो एक से एक असाधारण और अद्भुत मेधा के धनी लोगों से मित्रता और उनके साथ अंतरंगता। गीता बैठी हैं, पहला इत्तेफाक या हादसा कहिए, अकस्मात कहते हैं गुजराती में, इनसे दोस्ती जो हमारे दोस्त सुरेश शर्मा से कहती थी कि हाउ कैन यू बी फ्रेंड्स विद दिस क्लमजी मैन। और फिर मेरी किस्मत जा गई है, मेरी दोस्त हो गई। इनकी मार्फत गुलाम शेख से दोस्ती हो गई, भूपेन खक्कर से हो गई, भूपेन खक्कर की मार्फत गुलाम और नीलू से हो गई। यानी सिलसिला हादसात का मेरी जिंदगी में इस तरह से होता रहा है। और इन 42 सालों में मैंने देखा कि इन अद्भुत लोगों में भी अत्यंत अद्भुत गुलाम है। हम लोग अपने शायद एमए में टी.एस. एलियट पढ़ रहे थे। इनके एक इंटरव्यू में टी.एस. एलियट का जिक्र भी आता है। तो टी.एस. एलियट ने 100 साल पहले ही रोना रोया था कि वो विवेक कहाँ है जो ज्ञान में चला गया, और वो ज्ञान कहाँ है जो जानकारी में खो गया। और अब तो जानकारी ही जानकारी है, न ज्ञान है न विवेक है। और आप थोड़ी देर में देखेंगे कि हमारे साथ इस वक्त जो इंसान बैठा हुआ है वो इस मामले में असाधारण है कि उसके पास केवल विवेक ही नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, जानकारी का अपार भंडार है। एक ऐसा अद्भुत पिरामिड बनता है गुलाम शेख के यहाँ, जानकारी, उसके बाद ज्ञान, उसके बाद विवेक के शीर्ष पर ये हमको ले जाते हैं। तो ऐसे अद्भुत आदमी के साथ आज ये मौका मिल रहा है बातचीत का। तो बातचीत में नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि गुलाम बोलें और हम लोग सुने। बीच बीच में मैं हो सकता है नहीं, अवश्य होगा कि इनके ही लिखे में से कुछ पढ़ के चाहूं कि ये आगे उसका और स्पष्टीकरण करें, खुलासा करें, ताकि हम सब लोग इनके विचारों का और इनकी भाषा का आनंद ले सकें। और आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये हिंदी भाषी नहीं है, ये गुजराती भाषी है। और क्या गजब की हिंदी अभी आपको सुनने को मिलेगी, इसके लिए भी तैयार रहिए। तो भाई गुलाम, मैं अफसोस है कि उदयन नहीं है। अगर उदयन होते तो एक नए दूसरे ही धरातल पर ये बातचीत चलती, क्योंकि उदयन कई आर्ट फॉर्म्स में काम कर चुके हैं, कवि हैं, और सौंदर्य शास्त्र पर भी उनकी अच्छी पकड़ है। वो होते तो एक नया धरातल, एक नई दिशा इस बातचीत में आती। वो मेरे लिए संभव नहीं है। तो जितना मेरे लिए संभव है, और बीच में अशोक भी बोलेंगे, तो उससे तो मैं चाहूंगा ये गुलाम कि निरखे ते नजर, निरखे सो नजर। तो ये जो निरखे सो नजर कैसा बड़ा सूक्त है, और तरह तरह से निरखना इसमें आता है। तुम्हारे अपने निरखने का विकास भी इसमें धीरे धीरे आएगा, उसकी भी हम बात करेंगे। तो क्यों न
इस निरखने से ही शुरू करें। कब तुम्हें ये पहली बार एहसास हुआ कि निरखना क्या होता है? एक गुजराती कवित्री, मेरे ख्याल से वो एक पुरुष थे, लेकिन उन्होंने स्त्री के रूप में कविताएं लिखी है। उनका नाम है दासी जीवन। वो दासी जीवन के नाम से कविता लिखते थे। उसके अलावा भी काफी स्त्री मतलब कवि, मतलब वो देह से भी स्त्री थी और लिखती भी स्त्री की तरह, जिनकी कविताओं का परिचय गुजराती साहित्य को भी बहुत कम था। अब पिछले कुछ सालों में इनकी ये कविताएं लिखने मिलने लगी है। एक है लोयन नाम की कवित्री है, एक लीरल नाम की कवित्री है। अब मुझे याद नहीं रहा कि किसने कहा है, हो सकता है कि दासी जीवन ने ही कहा है कि दुनिया में लोग होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया है, एक कुछ ऐसे लोग होती है जिनको वो कहती है वो देखंदा है। हिंदी में अगर आप कहें तो देखंदे है, गुजराती में देखंदा बोलते हैं। मतलब ये देखंदे जो है वो दुनिया सारी को देखते हैं और देखने से ही उनको दुनिया मिलती है। ऐसे तो देखने वाले भी तो कम होते हैं, कई बार तो लोग अपनी आंखें बंद करके जिए जाते हैं। तो वो कुछ देखने वालों की बात कर रही है, लेकिन वो कहती है कि उसके परे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निरखंदा होते हैं। वो निरखंदे अगर हिंदी बनाया जाए तो यही हुआ। तो वो लोग कुछ और देखते हैं। निरखना और देखने में क्या फर्क है, वो हम जब दोनों की बात साथ में रखते हैं तो पता लगता है कि निरखना कुछ और ही चीज है, देखना एक चीज है, लेकिन निरखना कुछ और है। और उन्होंने तो एक तीसरा शब्द भी दिया है और वो कहा है परखंदा। मतलब तीसरे जो है वो परखंदे हैं, मतलब जो परख कर पाते हैं। अब मुझे लगता है कि इतनी छोटी बात में इन कवित्रियों ने बहुत कुछ कह दिया है। तो मेरे दिमाग में तो ये शब्द काफी घूमते रहे। पता नहीं मैं परखंदे तक पहुंचा हूं कि नहीं, क्योंकि वहां पहुंचना तो बहुत बड़ी ऊंचाई का सवाल है। लेकिन कोशिश ये रही कि हम कहीं देखने से कुछ ज्यादा मतलब निरख पाए। हो सकता है कि ये मैंने जो शब्द का इस्तेमाल किया है उसके पीछे ऐसी कोई भूमिका हो, हालांकि मैं कह नहीं सकता कि यही भूमिका है। कैसे बात करूं, किसकी बात करूं? लिखने की बात करूं? मेरे लेखक मित्र यहाँ काफी बैठे हुए हैं। लिखना, मैं तो कविता भी लिखता हूं, इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि बिना न लिखो तो जैसे कि आपके हाथ गायब है, दिमाग गायब है, ये नहीं होता। मैं लिखता हूं, अभी भी हाथ से लिखता हूं और घंटों भर लिखता हूं, बार बार लिखता हूं। जब मैं कभी लिखना जब नहीं होता तब होता है कि ये हाथ कहाँ है, हाथ कहाँ चले गए, ये हाथ मुझे कहीं पहुंचा रहे थे। हो सकता है कि एक धारा जो ऊपर बहती थी
वो बह के उंगलियों के द्वारा कहीं न कहीं शब्दों में या किसी भी तरह से निकल आ रही है, तो बिल्कुल क्या है, ये तो स्थूल अर्थ है। कल और अगर देखने लगे तो लगता है कि ये सचमुच लिखने की जो बात है, या मैं यहाँ कला की भी बात करूंगा कि हम लोग चित्र बनाते हैं वो भी हाथ से ही बनाते हैं, और अभी भी हमने वो हाथ को छोड़ा नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा अनुभव, मतलब एक ऐसा ही इस बारे में याद आता है। एक बार मैं बड़ौदा में जहाँ पढ़ाता था, वहाँ पर हमने सोचा कि हमें कोई लोक कलाकारों को बुलाया जाए। तो गंगा देवी, अगर आपने सुना हो तो, उस वक्त क्राफ्ट म्यूजियम में थी, उनको कैंसर था मगर फिर भी ठीक हो गया था। तो मैं बुलाने गया उनको कि आप चलिए। तो बोली हाँ, लेकिन मेरे कुछ दोस्त भी साथ थे। वो बोला आपके कुछ चित्र साथ में लेकर चले, क्योंकि क्राफ्ट म्यूजियम में उनके चित्र भी लगे हुए हैं। गंगा देवी ने मेरे सामने देखकर बोला मैं हाथ लेके आऊंगी। वाह, ये हाथ में बहुत कुछ है। हम कई बार सोचते हैं कि सब कुछ दिमागी है, जो कुछ भी हो, दिमाग में हो, मन में हो, स्मृति में हो, वो सब कहाँ से निकल के आता है। हम जैसे लोग तो ये अपने हाथ से गुजर कर कोई ऐसे अनुभव में दाखिल होते हैं कि जिसमें ये उंगलियां काम करती है, जिसमें ये पूरा हाथ काम करता है, और जैसे कि सारा बदन काम करता है। हमारा अनुभव ये भी रहा है कि चित्र करना या लिखना दोनों सिर्फ आंख से नहीं होता। आंख से तो ऐसे तो बहुत कुछ होता है, हो सकता है, लेकिन जो होता है पूरे आपके शरीर, और शरीर के ऊपर आपकी जो हयाती होती है, जो आपका अस्तित्व होता है, उसको मिलाते हुए कहीं आप अगर चल पाते हैं तब आपका सफर बनता है। तब तक वो सफर नहीं बनता, तब तक वो आप वहीं पर उसी जगह पर ठहरे हुए लगते हैं। और इसमें हाथ बहुत बड़ा काम करते हैं। जो कुछ भी होता है, जहां भी सारे अस्तित्व में जो आपके सामने आया या आपको नजर आया, तो वो निकल आया तो वहीं से। दूसरी बात यही है कि ये नजर जो चीज है वो भी एक अजीब है। ये नजर है क्या? हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, नजरिया। वो नजरिया भी नजर से बना हुआ है। तो ये नजर है क्या? नजर क्या करती है? नजर क्या? स्थूल अर्थ में तो वही बात हुई कि वो सब हम देख लेते हैं, लेकिन क्या हम किसी भी चीज के पार देख सकते हैं? क्या नजर हमारी कहीं किसी के अंदर जाकर उसको टटोल सकती है कि नहीं? तो मेरा अनुभव ऐसा रहा है, मैं बहुत संक्षिप्त में कहूंगा। मेरे हाथ में जब, मतलब समझ लीजिए कि मैं कॉलेज में पढ़ने के लिए आया और मैंने चित्र काम शुरू कर दिया। ऐसे तो मैं बचपन में अपना जो छोटा शहर था सुरेंद्र नगर, वहाँ पर भी चित्र बनाता था, मगर जब मैं बड़ौदा आकर काम करने लगा तो मेरे सामने सारी दुनिया की कला खुल गई थी। क्योंकि वो ऐसी जगह थी कि जहाँ पर एक अद्भुत ग्रंथागार था। ऐसा ग्रंथागार था कि जिसने हमारे, मैं फिर से कहूँगा कि हमारे बदन के सभी द्वार खोल दिए, हमारे अस्तित्व के सभी द्वार खोल दिए। दिखाया कि दुनिया में ये होता है, इतने लोग ऐसा काम करके गए हैं।
मगर उसके साथ साथ ये भी हुआ कि उन्होंने एक नई दुनिया भी बना दी हमारे लिए। कला की दुनिया नहीं, हमारी दुनिया इन चीजों के द्वारा बना दी, इसलिए हम उसके अंदर बैठ गए। तो हमें लगता था कि ये हम सचमुच हो क्या रहा है। सही बात मैं कहूं तो मुझे ये भी मालूम नहीं था कि चित्र करना क्या होता है। मेरे कई जो शिक्षक होते थे वो कहते थे देखिए ये करो, ये करो, वो करो, ये वो कलाकार इस तरह से करता है, वो कलाकार उस तरह से करता है। वो तो सब देखा सुना, कई बार म्यूजियम में जाकर अच्छी मौलिक कृतियां भी देखी, उनके काम भी देखे जो हमारे शिक्षक थे, सुब्रमण्यन थे, बेंद्रे थे वगैरह, वो सब देखा। फिर भी ये समझ में नहीं आता था कि काम सचमुच चित्रकम होता क्या है। अब मुझे एक वक्त याद आता है फिर से कि जब मैं अटक गया तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूँगा। तो मैंने अपने हाथ में जो रंग थे वो एक कपड़े में ले लिया और कपड़े से लेकर मैं उसको घसीटने लगा। आपको चंबा नहीं होगा, कई लोगों को होता है, लेकिन कुछ 2 या 3 साल तक मैं यही करता रहा कि वो कपड़ा लेकर उसको रंग में डुबो कर मैं कहीं न कहीं, तो मेरे हाथ से जो हो रहा था मैं कहीं न कहीं पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मतलब जो हाथ से जो हुआ, मतलब जो कपड़ा था वो ब्रश नहीं था हमारा, कोई इसके अंदर हाथ में जैसे पकड़े। मैंने सिर्फ नहीं किया, और लोगों ने भी किया होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे जिसमें हमारा सारा कहीं न कहीं हमारी सहायती शामिल हो जाए, और अगर आप करते रहो इस तरह का, तो उसके अंदर 2-3 चीजें होती हैं। अगर मैं हिंदी में कहूँ तो मुझे ये भी लगेगा कि लिखना जो है या चित्र करना जो है, एक तरह से कहा जाए तो क्योंकि वो उसके बिना रहा नहीं जाता। मैंने कहा ना कि जैसे कि हाथ गायब हो जाता है, तो उसका मतलब ये होता है कि एक अजीब किस्म की मजबूरी है कि आप उसको संभाले रखो। अगर वो मजबूरी नहीं है तो जैसे कि आप में से कुछ निकल चुका है, कुछ निकल गया है। फिर ये भी होता है कि आप करो तो किस तरह का करो, आपको बार बार करना पड़ता है एक ही चीज बार बार। मुझे बार बार लिखने की भी आदत है। मैं जो लिखता हूँ ये निरखे वही नज़र में भी उसके जो पाठ है वो कई पाठ मैंने 10 बार लिखे हुए हैं। मुझे लगा कि ये शब्द मेरे हाथ में नहीं आ रहे हैं, ये भाषा मुझे मेरी पकड़ में नहीं आ रही है, मैं उसको कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं। इधर से देखूं, उधर से देखूं, फिर से लिखूं, फाड़ डालूं, फिर से लिखूं, फिर फाड़ डालूं, कितनी बार करूंगा। तो एक बात यह होती है कि एक मजदूरी होती है, लेकिन उसके साथ साथ जो होता है कि आपको अगर कहीं न कहीं कोई एक छोटा सा हिस्सा भी जो आप जिसकी जो आपकी पूरी हयाती के साथ जिसे आप ढूंढ रहे हो, अगर उसको छूने का कभी एक छोटा सा भी अनुभव हो जाए तो जैसे अद्भुत का आविष्कार हुआ हो ऐसा लगता है। वो हमेशा नहीं होता, बार बार भटक जाते हैं, फिसल जाते हैं, टूट जाते हैं, हाथ में कुछ आता नहीं है, सब गायब हो जाता है। लेकिन कहीं न कहीं कभी न कभी इसी मजदूरी के अंदर से कुछ निकल के आता है, और जो वो निकल के आता है वहाँ पर आपको लगता है कि शायद आपने कहीं न कुछ पाया है। अब मैं अपने लिए कई शब्द तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, मगर मगरूरी का अगर शब्द कहूँ तो
उस वक्त हमको लगता है कि हम ऊपर बैठे हुए। ऐसा कभी बहुत कम अनुभव होते हैं, मगर जब भी होता है तो ये सभी चीजें साथ में मिली हुई होती है। लिखने में भी यही होता है, चित्र करने भी होता है। अब आपने पूछा है सवाल के, अच्छा देखिए, लिखना तो होता ही रहा, अब चित्र के बारे में लिखना एक अलग बात थी। अब चित्र को देखना तो जाहिर है सब लोगों को, लेकिन अगर हम दासी जीवन का नाम फिर से ले ले और फिर से निरखना शुरू करें तो क्या होता है, परखने तक कब पहुंचेंगे हमें मालूम नहीं है। लेकिन मेरी शुरुआत उसी तरह से हुई कि अगर मैं चित्र को देखूं तो उसके अंदर मैं कहीं न कहीं कुछ टटोलने लगता हूं। हो सकता है कि बिल्कुल बेवकूफ़ी हो सकता है कि उसमें ये दकियानुसी हो सकता है कि इसमें कोई बात भी ना हो, फिर भी एक चित्र को लेकर मैं देखता रहता हूं और कहता हूं कि ये चित्र के अंदर कुछ है, कोई ऐसी चीज है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन से लेखक क्या कहकर गए हैं उस चित्र के बारे में, मैं तो सिर्फ उस चित्र के सामने खड़ा होकर उस चित्र के अंदर से कुछ ढूंढना चाहता हूं। और यही हमें कई तरह से कई कलाकारों ने सिखाया है, उन लोगों ने सबने सीखा है और हमें सिखाया है। तो मैं जब अजंता गया तो मेरे मन में यही सवाल हुआ। मैं एक विद्यार्थी था। अब अजंता में तो आपको मालूम है कि सारी गुफाएं चित्रों से भरी हुई है, कोई जगह खाली नहीं है। आप क्या क्या देखोगे? देखिए, नजर कम पड़ती है, चित्र नजर से बड़ा है, वो चारों ओर फैला हुआ है। उसका मतलब ये हुआ कि चित्र को आपको ये देखो बार बार देखना पड़ेगा। और लगता है कि अगर आप चित्र को देखेंगे तो आपको सिर्फ खड़े रहकर देख नहीं सकते, आपको चलना भी पड़ेगा। मतलब आपके पैर भी देखेंगे। आप समझते हैं कि पैर कुछ नहीं करते, लेकिन पैरों का भी उसके अंदर कहीं न कहीं योगदान होता है कि आपको वो हिलाकर। मैं जब अजंता के वो चित्र देखता था तो जैसे कि महाजनक की कहानी है, पहले उस जमाने में जब लोगों ने चित्र बनाए होंगे तब तो वो कहानियां जानते होंगे, हम इतनी कहानियां नहीं जानते आजकल। मगर वो महाजनक नाम का एक राजा है जो आखिर में वो संन्यास ले लेता वगैरह। लेकिन उसकी जो कहानी है वो एक दीवार पर से उठकर दूसरी दीवार पर चलती है, और आप देखते रहो तो वो कहानी कहाँ खत्म होती है पता नहीं लगता, और दूसरी कहानी वहां से शुरू हो जाती है। ये ना आपको आपकी आंखों को पता है, ना आपके विचारों से पता लगता है कि वो कहाँ कहानी आ गई। और देखो तो चारों ओर 3-4 कहानियां लगी हुई है, और सारा जो माहौल है, सारा जो खंड है वो कहानियों से भरा हुआ है। एक कहानी दूसरे में चली जाती है, दूसरी में से तीसरी निकलती है, तीसरी में। तब आपको लगता है कि ये आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। एक सीधी बात तो मैं यही बता दूं कि जब से पहली बार मैं देखने गया तो दरवाजे से दाखिल हुआ तो बाएं हाथ से शुरू करके निकल के आया और दाएं हाथ तक पहुंचा बाहर के रास्ते पर। सचमुच तो मैंने प्रदक्षिणा कर ली थी। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं, लेकिन चित्र ये हमको करवाता है। अगर आप चित्र के अंदर ढूंढने लगते हैं तो चित्र भी आप पर हावी हो जाता है और कहता है कि अब ये करो, अब ये करो, आगे चलो, पीछे चलो, यहाँ खड़े रहो, वहाँ खड़े रहो। कई चित्र की जो जैसे कि
महाजनक का पात्र है, तो समझ लो कि 4 फुट ऊंचा का है, तो हमसे थोड़ा छोटा। तो हम अगर 10 फुट दूर खड़े रहेंगे तो हमको लगेगा कि वो सही है, क्योंकि वो इतना दूरी से। ऐसी तरह हर पात्र आपको बताता है कि आपको कहाँ खड़े रहना है, 10 कदम दूर जाना है या 2 कदम दूर जाना है, नजदीक आकर देखना है कि। तो इस तरह से हम जैसे कि चित्र की दुनिया में दाखिल हो जाते हैं, और एक तरह से कहूँ तो जैसे कि चित्र हमको लपेट लेता है और हम चित्र के अंदर दाखिल होते हैं। चित्र बाहर नहीं है, चित्र दीवार पर लगा हुआ नहीं है, दीवारों पर से जो कहानियां आई हैं वो सभी कहानियां आपको घेर लेती है। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि हमारे देश में जब मैं कई बार मेलों में जाता था ना, या कोई बड़ा जुलूस चला था, जहाँ मैं भूल जाता था अपने आप को कि मैं कहाँ हूँ। इतने सारे लोग निकले हैं, मगर उनका भी एक रिदम होता था, एक लय होता था, और उसके अंदर मैं वो लय में मैं भी उसी तरह से चलता रहता। तो जैसे कि चित्र ये बात हमको यहाँ पर करके दिखाता है, चित्र के द्वारा होता है। मतलब इसमें निरखना हुआ कि न हुआ ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन बात तो यही है कि हमने हमारे पूरे शरीर से चित्र को देखा है। हमने चित्र को सिर्फ आंखों से नहीं देखा। हम समझते हैं कि सब कुछ आंखों से देखा तो जाता है, मगर सब कुछ आंखों से नहीं। अनेक अंग जो होते हैं, शरीर के जितने जितने अंग होते हैं, वो सभी उसमें मिलकर आते हैं, और जो चित्र बनता है वो हम जो बनाते हैं, हमारे होने के कारण वो चित्र वहां पर बनता है। मुझे पता नहीं मैं ठीक समझा पाया हूँ कि नहीं, मगर मैंने कुछ इधर उधर की बातें की है। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ पेचीदा है और ठीक नहीं है, आप सवाल पूछना चाहें तो सवाल पूछ लीजिए, मैं कोशिश करूंगा। ये इधर नहीं, वो अपना उठाओ। सर ये तुम रखो भैया, माफ करना, ये तुम रखो। नहीं, सवाल तो जरूर पूछे जाएंगे, लेकिन देखो भैया, तुमने तो अब काम बड़ा मुश्किल कर दिया। मेरे दिमाग में एक क्रम था कि 55 से शुरू करूंगा, जबकि तुम पहली बार बड़ौदा पहुंचे, और आज तक आऊंगा, क्योंकि लंबी ये क्या करीब 67 साल की यात्रा है। लेकिन अब बड़ा मुश्किल हो गया है उस क्रम को बनाए रखना, तो आगे पीछे हम लोग जाते रहेंगे। ये जो तुमने देखने की बात की है गुलाम, मैंने जब ये पढ़ा तो एक चित्र का कई बार गुलाम के इन लेखों में वर्णन आता है। तो पहले तो मैं उस चित्र का एक वर्णन गुलाम के शब्दों में आपको सुना दूं। ये जब इटली जाते हैं, 61 के आसपास की बात है, लंदन में पढ़ रहे हैं, और वहां से ये इटली जाते हैं कला देखने के लिए, और वहां मौका लगा तो उसकी जरूर बात होगी कि इनको रेनेसांस आर्ट नहीं प्रभावित करती वो। और ये अकेले ही नहीं, रजा साहब की याद आती है कि लूव्र में जब वो पहली बार पेरिस में देख रहे थे तो उनको रूसो पसंद आए। तो इससे आप अंदाज लगा लें कि ये कौन सी एक संवेदना है जो कई भारतीय कलाकारों को रेनेसांस से नहीं प्रभावित होने देती। तो उसी में ये बात करते हैं फ्रा एंजेलिको की, और ये फ्रांचेस्का की, पियरो डिला फ्रांचेस्का, पियरो डिला फ्रांचेस्का की। तो ये फ्रा एंजेलिको के एक चित्र का वर्णन करते हैं
यीशु का मजाक, मॉकिंग ऑफ नहीं, क्राइस्ट। पियरो डेला फ्रांचेस्का। सॉरी, अच्छा ये डेला फ्रांचेस्का का, तो ये एक फ्रांजेलिको की है जो हाँ। मजाक जो है, हाँ। मगर पियरो की भी है। ये कौन सी बात नहीं, है? ये तुम इसमें कह रहे हो एंजेलिको, फ्रा एंजेलिको, ये जो हाँ, लिखा हुआ है, यीशु का मजाक, मॉकिंग ऑफ क्राइस्ट में यीशु की आंखों पर पट्टी बंधी हुई, कांटे का ताज पहनी हुई आकृति पर एक चेहरा थूक रहा है, एक हाथ थप्पड़ के लिए उठा है, दूसरे के हाथ में डंडा है। यहां यीशु की आकृति पूरे शरीर की है, अत्याचारियों के सिर्फ सर या हाथ ही हैं। और इस मॉकिंग ऑफ क्राइस्ट की फिर गुलाम काफी सालों बाद बात करते हैं और कहते हैं कि उसने मुझे हिला दिया था। और इस हिला देने में कुछ ऐसा भाव लगता है कि वो ऐसा नहीं हुआ कि उस वक्त हिल गए और वो हिलना खत्म हो गया। वो हिलना जैसे जब उसकी याद आती है तो वो हिलाता है इनको। और ये चित्र जो इनको हिला देता है, जिससे ये इतने प्रभावित हैं इस चित्रकार से, उसके इस चित्र के बारे में वहीं ये कहते हैं, और संभव है कि एंजेलिको ने अपने उस चित्र में वो न देखा हो जो मैं देख रहा हूं। अभी जो तुम बात कर रहे थे देखने की और वो समा जाने की, और वो देखना एक क्षण का देखना नहीं, एक पल का, एक महीने और साल भर का नहीं है, जीवन भर का जो देखना है। तो मैं चाह रहा था कि ये जो वो संभावना कि वो नहीं एंजेलिको नहीं देख पाया और मैं देख पा रहा हूं, ये थोड़ा इसके बारे में नहीं, ये तो बड़ा देखिए, इसमें कोई ऐसा बड़ा दावा नहीं है। कहने का अर्थ यह होता है कि अगर हम किसी भी कलाकृति के अंदर दाखिल होते हैं, दाखिल होने की कोशिश करते हैं, और कहीं न कहीं आप दस्तक देते देते कहीं पर पहुंच जाते हो, तो उस वक्त ये भी एक अनुभव होता है कि आप दस्तक दे रहे हो। आप फ्रा एंजेलिको के चित्र के अंदर जो आकृति है उसको टटोल रहे हो। उसमें जो ये दृश्य है कि आप उसको देख रहे हो, मगर ये फिर अपनी ओर आ जाता है कि आप खुद कुछ देख रहे हो सकता है कि ये शायद चित्रकार ने भी नहीं देखा। कईयों के बारे में ये कहा जा सकता है। इसमें कोई बड़ी ऊंचाई की बात नहीं है, लेकिन जितनी गहराई से आप कोशिश करें, जितना आप उसके अंदर प्रवेश कर पाए, जितना आप जहाँ टटोलने लगे और कहीं पर आप पहुंच पाए, तो उस वक्त ये अनुभव होने की संभावना है कि ये शायद किसी ने नहीं देखा। और मुझे लगता है कि ये भी तो एक सत्य है कि एक चित्र बना के आदमी चला गया जिसने ईसा के जीवन पर इस तरह का मतलब कैसा बनाया कि जिस पर वो सब अत्याचारी है और वो बीच में बैठे हुए हैं, जिसको हजारों शायद करोड़ों लोगों ने देखा हुआ है, और शायद करोड़ों लोगों ने भी अपने आप को उनमें पाया भी है। हो सकता है, मतलब ये कला आपको ये भी अनुभव करवाती है कि जो किसी और
आपने नहीं देखा वैसा मैं देख पा रहा हूं, और ये देखना संभव है। और इसका कारण यही इसका कि शायद लिखना संभव है। अगर ये न होता तो आप लिखते क्यों? आप उस पर क्यों लिखते, चित्र पर क्यों लिखते? अगर आप उसमें शामिल न हो तो वो चित्र के ऊपर लिखने का मतलब क्या बनता? तो ये लिखना निरखना है। हाँ, ये लिखना, क्या ये निरखना। लिखना निरखना है, हाँ। देखने से अलग। ये आप कह रहे हैं। लिखने का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि लिखने से आप उस चित्र के अंदर दाखिल होकर फिर वापस आते हैं, क्योंकि जो परिस्थिति है उसके 3 ये क्या बोल स्टेप्स है, या 3 खंड है, या तो 3 जोन्स है आपके, एक में से दूसरे में से निकल कर आते हैं, वो तो आप लिखने में दाखिल होते हैं। लिखने में इसलिए आप दाखिल होते हैं क्योंकि आपको कुछ नजर आया है। अगर आपको नजर न आया होता तो आप क्या कहते, वही चीज जो सारी दुनिया ने कही है वही बात आप उसको दोहराते। लेकिन कहीं न कहीं आपने उसके अंदर कुछ और देखा है जो और किसी ने नहीं देखा है, और ये एक बहुत संभावित क्षेत्र है जो हमको कला के साथ जुड़ा हुआ रखता है। अगर नहीं होता तो लोग उस पर क्यों जाते? आज सुबह मैं सोच रहा था कि कला का क्या होता है। हम तो हमारा बचपन होता है, हमारी जवानी होती है, हमारा बुढ़ापा होता है। चित्र कभी बूढ़ा होता है? कविता क्या कभी बूढ़ी होती है? कविता शायद आप उसको भूल जा सकते हैं, लेकिन वो कविता तो वहीं रहती है। वो जब जब भी आप उसके पास पहुंचोगे, जो चित्र के पास भी जब जब भी आप पहुंचोगे, आप वहां पर अपने आप को पाओगे। इस तरह से पाओगे कि वो चित्र आपको वो दिखाएगा जो उसने किसी और को नहीं दिखाया। ये पता नहीं ये टेढ़ी मेढ़ी बात है या क्या मैं बात कर रहा हूँ वो सही बात है या टेढ़ी मेढ़ी बात है क्या? मेरा कहने का मतलब ये भी तो है कि अगर मुझे लिखना है चित्र पर तो मैं क्यों लिखूं? मुझे आपके पास जाना है। अब मैं ये चित्र को लेकर आपके पास आना चाहता हूं, तो मेरे पास कुछ तो होना चाहिए जो मैं आपको दिखा सकूं। चित्र तो आप भी देख सकते हैं, मैं भी देखता हूं, जितना आप देखते हैं उतना मैं देखता हूं। चित्र बदलता नहीं है। चित्र की तह तो शायद एक ही होगी या 2 या 3 होगी, मगर चित्र की तहों में बहुत कुछ बिठा हुआ होता है, बैठा हुआ होता है। वो उसमें से कुछ कभी न कभी निकल के आता है, और जितनी बार आप देखोगे, जितनी बार आप उसके अंदर उसको खोजने की कोशिश करोगे, शायद, हमेशा नहीं, शायद वो निकल के आएगा। अब अगर वो निकल के आया तो आपको लगे कि आपको ये बात करनी है, तब आप दूसरे को ये अनुभव, क्यों लिखने का मतलब क्या होता है? आखिरकार कला के ऊपर लिखने का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं वो हमें, मतलब क्यों वो हमें लिखने को प्रवृत्त करता है, क्यों हमें लिखने के लिए मजबूर करता है? मैं अगर लिखता नहीं तो क्या होता? चित्र तो वहीं रहता, चित्र गायब होने वाला नहीं है, मैं भी अपने रास्ते पर चल पड़ता है। लेकिन अगर मैंने कुछ लिखने की कोशिश की तो उसका मतलब ये हुआ कि मैं उसको आपके पास ले जाना चाहता हूँ। और वो एक अलग ही विधा है, लिखना एक अलग ही चीज है। पता नहीं
हमारे सामने तो बहुत सारे अच्छे अच्छे लेखक बैठे हुए हैं, वो सब उसके बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं, मगर मैंने जो कहा है क्या सही बात है कि नहीं, आप सोच के बताइए। ये मैं वहां वापस तुम्हें ले जाना चाहता हूं जहां तुमने उस चमत्कारी क्षण की बात की थी जब तुम मगरूर महसूस करते हो, और वो कभी कभी क्षण आते हैं, हमेशा नहीं आते। तो ये जो क्षण आता है जब तुम्हें लगता है ये मैंने कर दिया, ईश्वर तुल्य आप महसूस करने लगते हैं अपने आप को, हर बार वो क्षण नहीं आता, भूले भटके आता है। रविशंकर ही कहा करते थे कि सा कभी कभी लगता है। तो ये जो एहसास है, इसमें जाहिर है कि तुम्हारा हाथ तो तुमको धोखा दे नहीं रहा, हाथ तो तुम्हारा बिल्कुल सिद्ध है। क्यों ऐसा होता है कि इस हाथ के बावजूद वो क्षण कभी कभी आता है, हमेशा नहीं आता? ये मतलब कि इसमें ऐसा लगता है कि जैसे हम इसको कोई रहस्यमयी बात बना रहे हैं। मैं उसे रहस्यमयता से दूर करके उसको, जिसके क्या कहेंगे उसके लिए, मैं फिजिकल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा शरीर इसके काबिल है, हमारी हस्ती इसके काबिल है कि वो जो क्षण आती है उसको वो ढूंढता रहता है, बार बार फिसल जाते हैं। पानी में आप मछली को पकड़ने की कोशिश करो और कैसे मछली निकल जाती है, कितनी बार निकल जाती है। या जब आप एक छांव के अंदर अगर सुई गिरी हो है तो क्या आप पकड़ सकते हो? मगर छांव के अंदर भी एक सुई कहीं न कहीं कभी न कभी नजर आ जाती है, हाथ भी आ जाती है और बुनावट भी हो जाती है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये सारा शारीरिक अनुभव है। मेरा कहने का मतलब ये कि इसमें कोई बड़ी गहरी रहस्यमयता की बात, मैं आध्यात्मिकता की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं शरीर के अंदर क्या होता है, शरीर क्या करता है, क्या हो, मुझे तो कई बार ये लगा है कि कबीर जी ने जो कुछ भी लिखा है वो सब उसी के अंदर उन्होंने कह दिया। या घट भीतर सूर चंद है, या घट नौलख तारा। अगर वो कह रहे हैं कि यही घट के अंदर सूरज और चांद भी बैठे हुए हैं, या घट नौलख तारा भी इसके अंदर बैठे हुए, आप क्या बात कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? ब्रह्मांड की बात कर रहे हो? नहीं, आप अपने बदन की बात कर रहे हो, आपकी हस्ती की बात कर रहे हो। आपका कोई जो अनुभव का जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र को अगर आप नापना चाहें तो उसे आप अपने हाथ से नाप सको वैसा है, वो छू सको ऐसा है, वो आप उसको छू सकते हो। वो ऐसा कोई नहीं है कि जो आसमान में बादल की तरह जैसे दिखता है नहीं दिखता, ऐसा नहीं। ये तो जैसे कि अनुभव ये जो है वो सचमुच छूने का अनुभव है। तो ये जो है मेरे ख्याल से कहीं न कहीं ये कौन कलाकार ऐसा दावा करेगा कि मुझे मिल गया है सब कुछ? कोई भी कलाकार कैसा भी हो वो ऐसा नहीं कहेगा कि मुझे वो चीज मिल गई है, मगर वो यही कहेगा कि मैं हमेशा उसको ढूंढता रहता हूं, उसके पीछे मैं लगा हुआ रहता हूं। कभी कहीं कोई जगह पर ये इसका एक खोजने का जो छूने का अनुभव है वो हो सकता है। छूने का मतलब मैं अनेक अर्थों में कर रहा हूं। छूने का मतलब ये नहीं, मतलब मैंने हाथ से शुरुआत की है, इसलिए मैं यही कह रहा हूं कि सारी दुनिया को आप हाथ से पाते हैं।
अगर आपके पास ये हाथ, आप हाथ को गायब कर दो तो आप दुनिया को पाओगे, वो दूसरी तरह की दुनिया होगी। आपने सारी दुनिया को अपनी माँ के बदन से लेकर जहां तक आप पहुंचे हो वहां तक ये हाथ से पाया हुआ है, ये हाथ के द्वारा हुआ है। मतलब ये पूरा शारीरिक अनुभव है। शरीर को हमने छोटा क्यों माना है वो मेरी समझ में नहीं आता। शरीर को हमने क्यों स्थूल माना है ये मुझे समझ में नहीं आता। शरीर के अंदर तो बहुत सारी, मतलब कबीर जी कह रहे हैं उसी तरह से इतने सारे तत्व समाये हुए हैं कि आप सारी दुनिया को उससे छू सकते हो। और कला एक तरीका है जो आपको उस रास्ते ले जाता है। कहीं ना कहीं होता है, हमेशा नहीं होता, मगर होता है सही। कबीर की तो एक उक्ति है, हाँ। छूते ही से उपजे संसारा, छूने से ही संसार उपजता है। तो जो आप कह रहे हैं कि वो छूने से, और मैं एक दूसरा, 3 बातें हैं। आप कवि हैं और चित्रकार हैं, और आपने कला पर लिखने का साहस किया है। हाँ, तो 3 अलग अलग विधाएं हुई। तो ये पहली जो 2 विधाएं हैं, यानी कविता की और चित्र की, उसने किस हद तक कला पर लिखने में आपकी मदद की और क्या मदद की? क्या कविता ने कोई मदद की? या आपके चित्रकार होने ने कोई मदद की? देखिए, बहुत सारी चीजें उसके बारे में तो कहा जा सकता है, लेकिन मैं वो बातें परे रखकर अगर चलूं कि मेरी जो शिक्षा हुई वो एक चीज है। मुझे जो ग्रंथागार मिला, जिस मतलब का जो किताब होती है वो किताब नहीं होते है, एक हस्ती होती है। एक किताब पूरा एक इंसान होता है जो लिखता है। वो जो उस तरह से हमको जो मिलता है उसके अंदर से वो एक दूसरी हस्ती से मिलने का अनुभव जो होता है, वो अनुभव, तो वैसा जो अनुभव था उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बाकी तो मैंने पढ़ा, सुना, देखा, समझा, ये कुछ वो गलती की, ये सब कुछ तो सभी लोगों को जो हुआ वो सब कुछ मुझे भी हुआ। मैं उसको परे रखकर कहीं आपके करीब आना चाहता हूं कि मैं आपको ये बता सकूं कि ये कहाँ कुछ कोई जगह पर टटोलते टटोलते क्या कौन सा अद्भुत का हमें एक अनुभव होता है, हो सकता है। मैं उसकी आपको शक्ल दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि कईयों ने इसको छुआ है। तो जैसे कि फ्राइन जिले को देखते वक्त मुझे लगा कि उसने ये किस तरह से छुआ है। तो देखिए, फिर से मैं वो बात करूं, चलिए आप सोच लीजिए, वो एक चित्र है जिसमें यीशु बैठे हुए, बीच में आंख में पट्टी बांधी हुई, हाथ बंधे हुए हैं, देख नहीं सकते, और चारों ओर से एक आदमी, एक सिर्फ हाथ है डंडे वाला, एक सिर्फ मुंह है वो थूक रहा है, एक सिर्फ 2-3 चीजें और चीजें भी है जो वो सब कटी हुई है, सब कुछ टुकड़ों में है, पूरा बदन कहीं नहीं है, पूरा बदन सिर्फ ईसा का है। ईसा पूरे बदन के हैं, वो जो सभी है वो सभी टुकड़ों में है, वो टुकड़े इन पर जो हमला कर रहे हैं, वो हमले का जो अनुभव है, उसके बीच बैठे हुए ये ईसा, उसकी आंखें को आप देख नहीं पा रहे, आंखें बंद है, पट्टी बांधी हुई है। तो आप क्या देख रहे हो? आपने क्या देखा, कहाँ देखा? ईसा ने आपके लिए पट्टी तो खोल नहीं दी। ईसा को जो लगा हुआ है वो तो उन्होंने तो आपको नहीं बताया, आपको नहीं मालूम ये क्या सचमुच माजरा क्या हो रहा है।
मगर जैसे जैसे आप देखते जाते हो वो चार चीजें जो है वो उसका एक मंडल बन जाता है, और वो चारों चीजें ये बीच वाली जो आकृति है उसको कहीं न कहीं लपेटे हुए हैं, उस पर हमला किए हुए हैं। और वो जो हमला के जिन पर हमला हो रहा है वो बिल्कुल निश्चल है, सब कुछ चलित है चारों ओर, और आप ही निश्चल है। आपने कहीं पर उनके निश्चल होने का कोई भी एक सिरा भी कहीं देख लिया तो बात बन गई। क्यों निश्चल, कैसे, आप सवाल नहीं उठाते ऐसे कि वो क्यों निश्चल है, लेकिन वो निश्चल है वो चित्र के द्वारा। चित्र एक निश्चल चीज है, समझ लीजिए, समझ लीजिए। चित्र तो क्या रंग और कैनवास का बना हुआ कुछ क्या है, ऑब्जेक्ट है, पदार्थ है। वो पदार्थ में क्या है, किसी ने कुछ इस तरह के रंगों से ये चेहरा बनाए, वो बनाए। उन चेहरों के द्वारा अगर आप कहीं पहुंच जाते हैं, पहुंच पाते हैं, तो वो चित्र के अंदर कहीं न कहीं शामिल होना चाहिए ना। अच्छा, मैं एक बहुत जरा और तेजीली बात सुना रहा हूं। मुझे हमेशा लग रहा है कि जिस चीज को अगर आप बेहद पसंद करते हो, समझ लो कोई चित्र है जिसको आप बेहद पसंद करते हो और बार बार उसके पास जाते हो, जब जब भी आपको मौका मिला फिर आप उसको देखते हो। ऐसा ही एक चित्र है पियरो डेल्ला फ्रांचेस्का का, एक छोटा सा इतना चित्र है, उसका नाम भी फ्लैजिलेशन है। फ्लैजिलेशन मतलब ईसा को जो वो मारते हैं वो। मैं आपको वर्णन करके बताता हूँ। उसमें वो जो न्यायाधीश है वो सुना रहा है, ईसा को एक खंबे के पर बंधे हुए हैं और वो न्याय सुना रहा है कि ये आदमी यही है। आपको पता होगा ना, एक के होमो बोलते हैं ना, यही वो इंसान है, यही है, दिस इज द मैन, दैट इज व्हाट एक के होमो उस जमाने में कहा जाए। जब वो सुनाता है वो है, और एक आदमी जो है वो चाबुक लेकर ऐसे चाबुक उठा हुआ है। अब दूसरी बात नहीं बताऊंगा, सिर्फ यही 3 आकृतियां उसकी मैं बात बताता हूं। ईसा बिल्कुल बीच में बंधे हुए हैं, मगर उनके चेहरे पर कोई ऐसा त्रस्त होने का भाव नहीं है। बंधे हुए जैसे कि बांध दिया और क्या। और मगर सबसे बड़ा ये है कि जो आदमी चाबुक उठाए हैं उसका चाबुक उठाए वहीं रह गया है। समझ लो कि मैं सोचूं इस तरह से कि उसका चाबुक उठा है मगर वो वहीं रुक गया है। जैसे कि वो लोग दोनों जो डंडा लेकर मार रहे हैं वो भी वहीं पर रुक गए हैं, वो डंडा अभी उनके पर पहुंचा नहीं है। तो हम दोनों के बीच की जो है, दोनों के बीच की जो अवस्था है, वो अवस्था के बीच दाखिल हो जाते हैं। हमें वो मौका मिलता है कि वो दोनों अवस्थाएं हैं उसके अंदर, उसके बीच में दाखिल होने का हमें अवसर वो चित्र दिलाता है। अगर वो चित्र किसी और तरह का होता तो अलग होता। यहाँ एक चीज यही ये बात है, जैसे कि एक बर्नार्ड बेरेंसन नाम के बहुत बड़े लेखक हो गए, इन्होंने यूरोपीय ये रेनेसांस या पियरो डेल्ला फ्रांचेस्का पर, उसमें एक चीज उन्होंने जो कही है वो बड़ी महत्व की है कि जो कुछ भी पियरो बनाता है वो जैसे कि एक थमा हुआ स्थापत्य है। हर एक इंसान एक थमा हुआ खंबा है
हर एक खंबा जैसे कि थमा हुआ कोई इंसान है, तो वो अलग नहीं होते। और जैसे कि सारी दुनिया जो है कोई थमी हुई दुनिया है, फ्रोजन, इट्स ऑल फ्रोजन इन टाइम, इट्स फ्रोजन लाइक आर्किटेक्चर। एंड आई थिंक अंटिल देन, पियरो दिल्ला फ्रांसिस्का की पेंटिंग में लोग कहते हैं कि ये आकृतियां हिलती क्यों नहीं है, ये आकृतियों में गतिशीलता क्यों नहीं है। उनका कहना ये था कि गतिशीलता का नहीं होना ये महत्व है, उनका थमा हुआ होना वही तो महत्व है, इसीलिए वो खंबा बने हुए हैं। अब आप जितनी तरह से आप उसका इंटरप्रिटेशन करना चाहें आप कर सकते हैं कि वो खंबा आदमी बन जाता है, आदमी खंबा बन जाता है, और जो आदमी जो चाबुक उठाए हुए हैं उसका चाबुक उठा हुआ ही रहता है, वो आगे नहीं बढ़ता। क्या इस तरह से बातों से कोई बात बनती है? I don't know what I am talking about. बहुत बात बन रही है। किसी को सवाल हो तो आप कहिए। अभी सवाल तक मौका आएगा। आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि ये ऐसी बात हो रही है जिसको कि हम बहुत दूर तक और देर तक चला सकते हैं, लेकिन कुछ और बहुत ही जरूरी चीजें इसमें हैं, तो मैं थोड़ा हटना चाहता हूं। गीव पटेल के साथ गुलाम का एक इंटरव्यू है जिसमें गीव पटेल का पहला सवाल है कि तुमको कला करते वक्त किस तरह कुछ परेशानियां होती हैं? तो ये कहते हैं कोई एक परेशानी हो तो बताओ। बहुत परेशानियां हैं। तो परेशानियों की बात शुरू होती है, और पहली परेशानी जो गुलाम बताते हैं वो है आदेशों का पालन। ये करो, ये मत करो, ये कला है, ये कला नहीं है, ये वर्जित है। तो ये जो आदेश हैं, अब समझ लीजिए कि 1955 के गुलाम शेख शुरू कर रहे हैं, नए नए गए हैं फैकल्टी में, और फिर ये आदेशों का उल्लंघन करना और जो मर्यादाएं हैं उनका अतिक्रमण करना ये सीखते हैं। और यही सब इनको धीरे धीरे वहां ले आता है जहां ये पहुंचते हैं। और उनमें एक चीज जो होती है वो इतिहास का एक बोध गुलाम को होता है। और ये कहते हैं ये सब आदेशों का पालन नहीं करूंगा मैं अपना, और फिर ये परंपरा में जाते हैं, और परंपरा पर इन्होंने कुछ बहुत ही जरूरी बातें कही हैं, उस पर मैं अभी एक सेकंड में आऊंगा। और ये कहते हैं कि मुझे इतिहास की धूल झाड़कर उजला नहीं होना, पूर्व और पश्चिम के तथाकथित अंतिमों में से एक को पसंद करने की जी हुजूरी को भी मैं सहना नहीं चाहता। तो न तो ये मानते हैं कि पश्चिम और पूर्व अलग अलग हैं। अब फिर वो आधुनिक और पूर्व आधुनिक की बात शुरू हो जाएगी जो कि फिलहाल गैर जरूरी है। आप लोग इसी से समझ गए होंगे कि पूर्व और पश्चिम अगर एक हैं तो कब एक हैं और कब उनका अलग अलग होना शुरू होता है, और अलग अलग होने के बाद फिर वो एक होने लगती हैं क्योंकि सभी पश्चिम बनने लगता है। तो ये उस जी हुजूर के लिए नहीं तैयार हैं, और ये एक्सट्रीम्स इनको नापसंद है। और उस समय ये कहती हैं कि हमारी परंपरा में, और ये परंपरा केवल इनकी नहीं है, ये प्री रेनेसांस यूरोप की भी, प्री मॉडर्न यूरोप की भी परंपरा है। तो ये परंपरा की बात करते हुए कहते हैं कि परंपरा
हर एक परंपरा दूसरी परंपरा के तत्वों से भरी हुई है। अब सोचिए कि ये चुनाव या नहीं है कि या ये, हर परंपरा दूसरी परंपरा के तत्वों से भरी हुई है। परंपराओं में पसंदगी बेशुमार है। अब जो व्यक्ति परंपरा को इस तरह देख रहा है और इतिहास की धूल झाड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो अपने समय में इस सब का विनाश होते देखता है। और बार बार गुलाम के लेखन में ये आक्रोश और ये दुख आता है कि हम इस परंपरा के कहां आ गए हैं। चाहो तो इस पर भी कुछ मुझे बात समझ में नहीं आई। तुमने परंपराओं की बात की कि हर परंपरा में दूसरी परंपरा के तत्व शामिल होते हैं और इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि एक परंपरा चुन ली और दूसरी परंपराएं चुन। ये जो बहुलतावाद है इसमें अंतर्निहित है। और आज दुनिया जहां आ गई है, ये बात केवल किसी एक देश की नहीं है, ये जगत की इस वक्त स्थिति हो गई है। तो तुम्हारे लेखन में कई बार नहीं, बार बार इस बात का दुख आता है कि ये समाप्त होता जा रहा है। ये आदेश तो हमको बचपन से मिलते रहते हैं। अगर हम माने या न माने, कई बार बिना सोचे समझे भी हम आदेश को माने रहते हैं। हमें पता भी नहीं लगता कि हम किसी ने बनाए हुए आदेशों पर चल रहे हैं। हमने ये भी नहीं सोचा कि ये आदेश हमारी जो सृजनशीलता है, मतलब हमारी जो क्रिएटिविटी है, उस पर कितना हावी होता है। इसीलिए क्या होता है कि ये परंपरा की बात है। परंपरा तो हाउ डू आई अंडरस्टैंड, परंपराएं तो अलग है। मैं ये कह रहा हूं कि समझ लीजिए कि आप एक कलाकार हैं, तो आपके लिए क्या एक ही चीज सामग्री हो सकती है? मैं समझता हूं व्यापक अर्थ में कि सारी दुनिया आपकी सामग्री हो सकती है। सारी दुनिया, जैसे कि आपने चौपट को क्या बोलते हैं गुजरा, वो प्यादे लगाते हैं आप, चौपट। तो मतलब जैसे कि दुनिया की चौपट जो लगी हुई है उसमें एक भी प्यादा आपका नहीं है, ऐसा मानने का किसने कहा? ये तो किसी का आदेश है। ये ऊंचा नीचा, ये गहरा पतला, क्या क्या कितने कितने किस्म के आदेश हमने पाए हैं। हम इससे निकलने की कोशिश तक नहीं करते। कई बार तो हमें मालूम भी नहीं होता कि हम आदेशों के अंदर ही रहते हैं, सारा वक्त आदेशों के अंदर रहते हैं, आदेशों के बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि परंपरा तो एक चीज ये है कि जो एक बहाव है, मतलब स्ट्रीम, जो बहाव होता है वो ऐसे कई तरह। अब मैं तो इतिहास पढ़ाता था, मगर इसीलिए मुझे लगता है कि इतिहास जो है, देखिए कुछ न कुछ भी न कहो आप भी, मगर आपको भी इतिहास ने गढ़ा है। जैसे आप इतिहास को गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं,
वैसे इतिहास भी आपको गढ़ रहा है, आपको गढ़ा है, और वो इतिहास की जो मतलब कि अगर आप छानबीन करके सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें लेकर रखें और दूसरा सब निकाल दें, तो मेरे कहने का मतलब ये था कि आदेश ऐसे होते हैं कि आप ऐसा करो। मेरे सामने जब आया तो लगा कि नहीं नहीं, ये बुराइयां जो है वो भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। अगर मैं भूल जाऊंगा कि इतना इंसान ने इतनी बदसलूकी की है, अगर मैं भूल जाऊं कि इतने संहार किए हैं, अगर मैं भूल जाऊं कि ये इतनी जो कुछ भी कहो भी, मतलब कि इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मी। हाउ कैन आई से दैट आई एम ए ह्यूमन बीइंग एंड आई ऑल्सो कैरी द सेम हिस्ट्री एंड आई एम पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री एंड आई डू नॉट वांट टू पार्ट विद दैट हिस्ट्री। what is the point of my not belonging to it? What I do with it is my business. मुझे उससे क्या करना है वो तो मैं करूंगा, मगर मैं जहां तक हो सके वहां तक के आदेशों के पार निकलने की कोशिश करूंगा। अगर ये, मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक कलाकार अपने मन में ठान के आता है ऐसा कर, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हर एक कलाकार जो ढूंढता है वो कहीं ना कहीं अपने आपे को ही तो ढूंढता है ना, और क्या है। अगर आपे को आप ढूंढ नहीं पा रहे, ढूंढते नहीं है, तो क्या ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं, तो उसके पीछे आपे के को रोकने के लिए हजारों आदेश लगे हुए हैं कि ये न करो, ये न करो, ये न हो, ये न हो, ये न हो, ये न मानो। ये मेरा कहने का उस वक्त जब मैं गिव पटेल से बात कर रहा था, तो मेरा जो चित्र है सिटी फॉर सेल, उसमें मैंने जो दंगे होते हैं उसका चित्र बनाया है। मतलब उसके अंदर ये भी है कि एक तरफ से एक फिल्म चल रही है, सिलसिला दिखाया जा रहा है और लोग आराम से बैठकर फिल्म देख रहे हैं, दूसरी ओर से दंगा हो रहा है, लोग एक दूसरे को गला काट रहे हैं। मतलब मेरा जो शहर का चित्र है वो ये था। तो गिव पटेल के साथ जब मैं बात कर रहा था तो इस चित्र की बात कर रहे थे, इसलिए मैंने कहा कि अगर दुनिया में अगर कुछ बहुत भयानक चीज़ें हुई है तो भयानक चीज़ें हुई है उसका स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। भयानक चीज़ों को भूल कर नहीं चल सकते। इतिहास की संविति जो है वो किसी भी कलाकार के लिए एक महत्व की संविति है, होना चाहिए। मगर आज मैं भूल के जाऊं कि ऑशविट्ज हुआ ही नहीं था, तो मैं कैसे चलूँगा, कैसे किस तरह का कवि, किस तरह की कविता मैं लिखूँगा। एनीवे, लंबी चौड़ी बात हो गई, लेकिन कोई और ख़ास किस्म का कोई सवाल हो, अगर आप में से किसी को पूछना चाहते हो, किसी को हो तो आप कहिए, या आपको कुछ पढ़ना हो तो आप पढ़िए। कला से उम्मीद हिस्ट्री से बाहर आने या परंपरा तोड़ने की होती है। एक मिनट माइक लीजिए। माइक। कला से या कलाकार से उम्मीद होती है हिस्ट्री से बाहर आने की या परंपरा तोड़ने की या नया कुछ गढ़ने की। इस उम्मीद में ही कुछ फैलेसी है या उम्मीद सही है हर युग के लिए? उम्मीद में फैलेसी क्यों लग रही है? उम्मीद तो उम्मीद है, उम्मीद का होना तो जरूरी है। बिना उम्मीद के तो कोई दुनिया नहीं बनती। तो उम्मीद की फैलेसी कैसी है? ये परंपरा अगर मेरे पर हावी हो जाती है तो वो परंपरा का चोला उतार कर चलना मेरे लिए जरूरी है। मुझे उस परंपरा की जरूरत नहीं है, मैं उस परंपरा के सिवा भी कुछ कर सकता हूँ। दुनिया बहुत बड़ी है, हमारा जो सृजन क्षेत्र है उसका व्याप बहुत है। मतलब सारी दुनिया जो है वो हमारे हाथ में सामग्री है। ये कलाकार के लिए सारी दुनिया सामग्री है। ये सामग्री जो है उसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो why do I deny something? Why do I deny? I do not want to deny that.
And if the tradition wants me to deny it, I would deny the tradition. सर शुरू में आपने बोला हाथ काम करते हैं, तो जैसे शुरू में हम टाइपिस्ट को देखते थे तो बिना ब्रेन के या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के वो मैकेनिकली हाथों से काम करते थे, तो इसको लेके वो सिस्टम जो ऑटोमेटिक हो जाता हाथ काम करने का। मतलब ब्रेन में जो होता है वही हाथ में होकर आता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। न मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि हमारा कोई एक अपनापन भी है ना, कहीं ना कहीं वो जो है वो सब ऑटोमेटिक नहीं चलेगा। जहाँ पर वो ऑटोमेटिक हो जाता है वहाँ पर मुझे तकलीफ होती, तो मैं वो ऑटोमेटिक के ऊपर अपना कॉन्शियस डालने की भी कोशिश कर सकता हूँ, क्यों नहीं? कौन मुझे रोक रहा है ये ऑटोमेटिक नहीं होने पर? नहीं, तरह तरह की बातें हो रही हैं, मगर पता नहीं क्या कर रहे हैं हम लोग। और कोई प्रश्न? तो मैं इसमें से कुछ एक पढ़ता हूँ। भारतीय परंपरा चित्र को मात्र चित्र या शिल्प को मात्र शिल्प के रूप में शुद्ध रसास्वादन की बात नकारती है, फिर भी चित्र तत्व की अद्वितीयता का विरोध भी नहीं करती। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का प्रसिद्ध संवाद भावक को एक कला पाने के लिए दूसरी अर्थात चित्रकला को पाने के लिए नृत्य को कला को पढ़ने का निर्देश करता है, जिसमें रसास्वादन की प्रक्रिया के कई सूचितार्थ संचित हैं। एक तो चित्र का आधार लिखित या बोली साहित्य पर अवलंबित था। शिल्प और स्थापत्य तराशने या गढ़े जाने के बाद सामान्य रूप से ऊपर से चित्रित हुआ करता था। ये विश्व की कई परंपराओं को देखने में मिलता है। आज हम उखड़े हुए रंग के नीचे के शिल्पाकार के पत्थर की सतह का शुद्ध आनंद उठाते हैं, तो जो शायद ही साध्य या अभिप्रेत था। तो ये जो परंपरा थी इसमें शब्द और बिंब दोनों एकमेक थे, और आपने भी मसलन कबीर के शब्दों का अपने कैनवस पर इस्तेमाल किया है। तो ये जो एक विशेष स्थान शब्द को या कविता को आप देते हैं, इसका संबंध क्या सिर्फ इस बात से है कि आप कवि भी हैं, कि एक चित्रकार के रूप में आपको ये करना जरूरी क्यों लगता है? देखिए, ये कहना मुश्किल है कि एक कला दूसरी कला के ऊपर हावी हो जाती है। देखिए, दोनों का साथ होना, एक साथ होना भी संभवित है, और यही मैं कहना चाहता हूँ। मतलब कि अगर आप चित्र करते हैं तो आप करते हैं, चित्र करते हैं। अगर आप कविता लिखते हैं तो आप कविता लिखते हैं। अगर दोनों के ऊपर एक दूसरे के असर की अगर आप बात कर रहे हैं, वो तो होगी ही ना। There is nothing unusual about it. It will happen. You know, if it happens, what is important is how worthwhile it is or not. Whether the poetry gains from painting and whether the painting gains from poetry, that is important. And what does it gain? If you are able to articulate that, then there would be some meaning. Otherwise, तो ये बातें तो हम करते रहेंगे कि हम कविता भी लिखते हैं और चित्र भी करते हैं, सब करते हैं। स्वामीनाथन भी लिखते थे और लोग भी लिखते थे,
तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। रविंद्रनाथ ने तो सब किया है, बहुत सारा, मतलब उम्र होते हुए उन्होंने चित्र करना शुरू किया था। तो ये सब तो बातें हैं, मगर आई होप आई हैव आंसर्ड। आपने इसमें लिखा है भय तो हम पर छापा मारने के लिए तैयार ही बैठा है। ये डर आता कहाँ से है? ऐसे कारक कि जिसकी हुकूमत चलती है वे कौमों में खलबली मचा सकते हैं। और यह कोई मात्र व्यक्तिगत अनुभव की ही बात नहीं है, ज्यादा व्यापक स्तर का अनुभव है। ज्यादातर लोग ये नहीं समझते कि जो आक्रमण हो रहे हैं ये मात्र अल्पसंख्यक पर नहीं है, यह तो स्वतंत्रता पर आक्रमण है। जो मुक्ति पर विश्वास रखता हो ऐसे हर मंतव्य पर हमला है। इस दृष्टि से अयोध्या या अमृतसर अल्पसंख्यकों के प्रश्न नहीं है, ये हमारी सबकी समस्याएं हैं, उनका हमारे साथ संबंध है। आज के अल्पसंख्यक समुदाय धर्म पर आधारित हैं और जब जीवन में भय बैठ गया हो तो हम काफी कुछ कहना या करना टाल देते हैं। ऐसा काफी कुछ तो सुसंगत है, वो बाहर नहीं आता। आखिर में हम कुछ नहीं करते या कुछ करने के उद्देश्य भी नहीं रखते, क्योंकि भय ऐसा मन में बैठ गया है कि हम ऐसा कुछ करने की कोशिश भी नहीं करते। इसके बावजूद बोलना तो चाहिए, बार बार कहते रहना चाहिए। जो भी कोई प्रयुक्ति हाथ लगे उसका उपयोग करते हुए ऐसा करते रहना चाहिए। कलाकारों की और स्वतंत्रता प्रेमियों की जिम्मेदारी पहले कभी इतनी बड़ी नहीं थी जितनी आज है। जो कहना है वो कह देना, किसी के या किसी चीज के विरुद्ध नहीं, लेकिन हम जो मानते हैं उसे कह देना उत्तरोत्तर ज्यादा से ज्यादा कठिन होता जा रहा है। हमारे समय के लिए, इस युग के लिए एक आदर्श मूर्ति की जरूरत है। मेरा मानना है कि कबीर एक ऐसे आदर्श हैं। कबीर को चित्रित करने के मेरे उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है एक आदर्श को, एक नायक को प्रस्तुत करने का। अभी हमारे पास हैं ऐसे सरल सपाट नायक नहीं। ठीक है। So shall we end with that? तो मित्रों, इसके साथ ये संवाद जो लगभग 1.5 घंटे चला अब समाप्त होता है। गुलाम मोहम्मद शेख ने बहुत सारी बातें अपने अंदाज में कही हैं जो जाहिर है हम सबको अभिभूत भी करती हैं और हमारी समझ भी बढ़ाती हैं, कुछ जानकारी भी देती हैं। और मुझे याद है एक ज़माने में आपने मुग़ल शैली के आविर्भाव की कथा कही थी, कैसे अकबर के दरबार में वाल्मीकि रामायण के फारसी अनुवाद का अलंकरण करने के लिए कलाकार एकत्र हुए थे, कश्मीर से और राजस्थान से और कहाँ से, और उस अलंकरण के दौरान सब ने मिलकर जो एक शैली स्वीकार की और विकसित की, वही मुग़ल शैली। तो इस तरह की जानकारी भी बहुत सारी हमको मिलती है। और दूसरी तरफ कई चीज़ों के बारे में, जैसे आज ही मुझे लगा कि शरीर का जो, और शायद कलाकारों का, चित्रकारों का, कवियों का, लेखकों का शरीर से कुछ न कुछ तो, बिना शरीर के वो लिख भी नहीं सकते। अकेले आत्मा तो बेचारी लिख नहीं सकती, चाहिए तो उसको भी शरीर लिखने के लिए, रहने के लिए भी, जीवन बिताने के लिए भी। तो ऐसी बहुत सारी बातें कही जो बहुत उत्तेजक भी हैं और बहुत सहायक भी हैं। तो हम बहुत आभारी हैं, और आभारी हैं सुधीर चंद्र जी के, जो उन्होंने मनोयोग से कुछ और अध्यवसाय से कुछ प्रश्न पूछे, और आप सबके जो इस आयोजन में शामिल हुए। हमारा अगला आयोजन रजा फाउंडेशन, और अभी अज्ञे की एक जीवनी अंग्रेजी में आई है, अक्षय मुकुल ने द मैनी लाइव्स ऑफ अज्ञे, राइटर, सोल्जर और क्या, लवर
और एक कुछ और 4 बजे। तो उस पर अक्षय मुकुल से एक बातचीत है जो 11 अगस्त को होगी। तो बहुत बहुत आभार। यही हूँ। अरे भाई थैंक यू।